Hello everyone. Welcome to an amazing channel of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. Elite 2025 बैच के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में बहुत ज्यादा वेलकम है। आज की क्लास में लॉजिकल रीजनिंग में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। सो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, अगर आप अपने ओलिट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं दैट इज अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है एमएच सेट एग्जाम की। अगर आप चाहें तो एलसैट का एग्जाम दे सकते हैं, एनलैट का एग्जाम दे सकते हैं, आप एलनैट का एग्जाम दे सकते हैं, AIILET का एग्जाम दे सकते हैं, BVP सेट लॉ का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जितने भी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं, इससे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हैं और वहां पर भी बहुत अच्छे टॉप लॉ कॉलेजेस हैं जहां से आप अपना लॉ का सपना पूरा कर सकते हो। तो इसके लिए जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए आपको कुछ 5 सेक्शन पे खास ध्यान देना है फॉर योर ओलेट एग्जाम्स। तो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास एज वेल, जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दैट। अगर आप अपने ओलेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो ओलेट एग्जाम्स का जो आपका सिलेबस होगा दैट विल इनकैप्सुलेट द 5 टॉपिक्स, द 5 सेक्शंस, जिसमें कि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आप एमएच सेट एग्जाम की बात करें तो वहां पे लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आपको 2 जगह से सवाल पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपसे क्रिटिकल रीजनिंग से सवाल पूछते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के अराउंड या कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड। साथ के साथ लॉजिकल रीजनिंग में आपसे एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल भी पुट अप किए जाते हैं और एनालिटिकल रीजनिंग में आपके टॉपिक्स वही आते हैं जो आपके एलिट एग्जाम्स में भी आते हैं, एनएलयू दिल्ली के लिए जो आप देते हो। तो एनालिटिकल रीजनिंग में आपका क्लॉक्स, टाइम्स, डिस्टेंसेस, आपका एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन, सिलॉगिज्म, वेन डायग्राम्स, ये सब टॉपिक्स आपके एनालिटिकल रीजनिंग में पूछते हैं। इसके अलावा जीके, करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के सेक्शन पे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश का सेक्शन। इसके अलावा देयर इज लीगल रीजनिंग का सेक्शन ऑल्सो, एंड लास्ट इज योर मैथमेटिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो अगर मैं एमएच सेट के एग्जाम की बात करूं तो 10 मार्क्स का वेटेज होता है, लेकिन अगर आप जीएलसी मुंबई या आईएलएस को टारगेट कर रहे हैं, टॉप लॉ कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो ये मैथ्स क्यूटी का सेक्शन 10 मार्क्स की वेटेज के बावजूद भी काफी हाईली इंपॉर्टेंट होगा। तो पिछली क्लास में द टॉपिक वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास वाज अबाउट स्टेटमेंट एंड असम्पशंस। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के टॉपिक को कवर करने के लिए पहले हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द कंक्लूजन। यहां पर एक बार क्वेश्चन स्टेम समझ लीजिए। आपको इस टाइप से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं जैसे आपको सिमिलरली असम्पशन में पूछते हैं। यहां पर भी आपको पहले क्वेश्चन स्टेम के हिसाब से एक क्वेश्चन गिवन होगा, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, दैट इज योर बेसिक प्रेमिसेस और बेसिक पैसेज, आई वुड से शॉर्ट पैसेजेस। फिर उसके बाद आपको 2 या 3 कंक्लूजन ऑलरेडी गिवन होंगे। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा कंक्लूजन अप्रोप्रिएटली हम डिड्यूस कर सकते हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पढ़ के। आपको लगता है दोनों ठीक हैं तो आप बोथ पे टिक करेंगे, आपको लगता है दोनों कंक्लूजन अच्छे नहीं है तो आप नाइदर पे जाएंगे, आपको लगता है एक ठीक है दूसरा गलत है या दूसरा ठीक है पहला गलत है, सो एन आप ए या बी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में समझने के लिए। So let's understand what is the statement and conclusion. सबसे पहले अगर स्टेटमेंट को समझना चाहें तो इस केस में स्टेटमेंट इज बेसिकली योर क्वेश्चन स्टेम। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी होगी, आपको ये फोकस करना है, इस स्टेटमेंट में आपके आएंगे फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रू फैक्ट्स गिवन। कोई भी अगर सवाल में डेटा या रिपोर्ट्स गिवन है तो बेसिकली जो जो चीजें आपके क्वेश्चन स्टेम में जो स्टेटमेंट में गिवन होती हैं वो सब आप मान के चलोगे कि वो स्टेटमेंट्स बन जाएंगी आपकी प्रेमिसेस, वो स्टेटमेंट्स आपकी कहलाएंगी
प्रेमिसेस इस केस में, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ये प्रेमिसेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही आप कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो प्रेमिसेस वो सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी जिसके इन एंड अराउंड आपको कंक्लूजन निकालनी है। तो अगर जैसे मैं बात करूं इस सवाल की, तो यहां पर मेरे पास प्रेमिसेस क्या है कि गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस by appointing bureaucrats as the directorial positions पे in this institution। तो मेरे सामने की इंफॉर्मेशन है, तो मुझे मान के चलना है कि ये सच इंफॉर्मेशन है, मुझे इससे क्रॉस वेरीफाई नहीं करना कि शायद ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। इसने अगर बोल दिया तो मेरे हिसाब से सच इंफॉर्मेशन है दैट की गवर्नमेंट स्पॉइल कर रही है टॉप रैंकिंग के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स को डायरेक्टर्स बना देते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस का। अब जब आपने प्रेमिसेस समझे, प्रेमिसेस को थॉरोली समझने के बाद जो चीज आप लॉजिकली डिड्यूस कर पा रहे हो वो बन जाता है आपका कंक्लूजन। सो कंक्लूजन इज समथिंग जो आपने प्रेमिसेस पढ़ के लॉजिकली डिड्यूस किया, मतलब गुणाकार, भागाकार और जोड़ाकार करके सारे चेन ऑफ इंफॉर्मेशन को थॉरोली स्टडी करके जो आपने नेट कंक्लूजन निकाला वो बन जाता है आपका कंक्लूजन। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कंक्लूजन मस्ट अलाइन विद द प्रेमिसेस। जो इंफॉर्मेशन प्रेमिसेस में गिवन है उसके इन एंड अराउंड ही आपका कंक्लूजन निकलना चाहिए। अगर प्रेमिसेस बात कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की, तो कंक्लूजन आप साउथ डायरेक्शन से लेके आ सकते हो, एक्सट्रीमिटी पे नहीं खेलना है। तो जहां पर आपके प्रेमिसेस बात कर रहे हैं उसके इन एंड अराउंड ही आपका कंक्लूजन निकलना चाहिए। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी, राइट देम डाउन एज वेल। What are the strategies to spot the conclusions? इसके लिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प आउट करेगी, नंबर 1, अपने प्रेमिसेस को या जो स्टेटमेंट गिवन है आपके क्वेश्चन में, इसको आपने थॉरोली, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के थॉरोली आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2, एनालाइज द इंफॉर्मेशन। नंबर 3, लॉजिकली deduce the conclusion जो आपका प्रेमिसेस के अराउंड होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, बहुत थॉरोली समझना है, एनालाइज करना है, गुणाकार, भागाकार और जोड़ाकार करके आपने निकालना है निष्कर्ष, द नेट कंक्लूजन। तो ये जो क्रक्स आपका अल्टीमेटली निकला, जो अल्टीमेटली आपका निष्कर्ष निकला, ये सब पढ़ के वो बन जाएगा आपका कंक्लूजन। तो जितने भी चेन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको थॉरोली एनालाइज करके आपने जो अल्टीमेटली कंक्लूजन निकाला वो बन जाता है आपका कंक्लूजन। तो इस तरह से एक बार एक क्वेश्चन पे देखते हैं। यहां पर अपने पास सवाल ये था कि गवर्नमेंट ने स्पॉइल किया है बहुत सारे टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को डायरेक्टर्स बना दिया इन इंस्टीट्यूशंस का। तो ये थे मेरे पास प्रेमिसेस। कंक्लूजन नंबर 1, गवर्नमेंट को अपॉइंट करने चाहिए डायरेक्टर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, कंसिडर करके क्या चीज की सच में क्या एक्सपर्टीज भी है उन लोगों के पास फाइनेंस का। ये बात इससे कंक्लूजन निकलती है, क्योंकि हमने बोला कि इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट स्पॉइल कर रही है, मतलब कुछ गलत कर रही है इनको अपॉइंट करके। तो क्या इस बात से कंक्लूजन नहीं निकलता कि इस तरह से मत अपॉइंट करो, थोड़ा सा देख सोच के ही अपॉइंट कर लो।
तो देख सोच के अपॉइंट करने के लिए ये कंक्लूजन बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि यार अपॉइंट करो, इस किसी भी इंसान को डायरेक्टर बनाओ उसके एक्सपर्टीज के बिहाफ पे रादर देन स्पॉइलिंग द इंस्टीट्यूशंस। सेकंड कहता है कि डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड हैव द एक्सपर्टीज कमेंसुरेटिंग विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट। तो मतलब ये कह रहा है डायरेक्टर के अंदर भी काबिलियत होनी जरूरी है। अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो वो नॉर्मल ब्यूरोक्रेट ना हो, उसके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, अदरवाइज वो स्पॉइल हो जाएगा इंस्टीट्यूशन, जैसा कि आपका इंफॉर्मेशन में गिवन था। तो दोनों ही कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट यहां पर बैठ रहे हैं। दैट विल मेक डी द करेक्ट आंसर चॉइस, जिसने कहा बोथ 1 and 2 आर फॉलोइंग। तो इसी ट्रिक से बाकी के क्वेश्चंस पे भी अब कंक्लूजन स्पॉट ऑन करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट ये कहती है पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। जो पॉपुलेशन इंक्रीज इतना ज्यादा हो रहा है, साथ के साथ एक एड ऑन फैक्टर क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन, ओवर पॉपुलेशन इज देयर, साथ के साथ जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट कर रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं रिसोर्सेज। तो इससे एक सिनेरियो आ जाएगा, is going to be the scenario of many developing countries in the days to come। तो इस चक्कर में डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होने वाला है, पॉपुलेशन इंक्रीज coupled with the depleting resources is going to be the scenario of developing countries। तो ये दोनों चीजें हमने बोला is going to be the future of the developing countries। तो ये दो चीजें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और रिसोर्स का डिप्लीशन होना, आगे का फ्यूचर है डेवलपिंग कंट्रीज का। दो कंक्लूजन अपने पास गिवन है, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर, क्लियरली फॉल्सिफाइंग द इंफॉर्मेशन। इसने कहा कि फ्यूचर में नहीं बढ़ने वाली है पॉपुलेशन, तो ये तो फॉल्सिफायर हो गया क्योंकि इसने ऊपर की इंफॉर्मेशन को ही झुठला दिया। ऊपर की इंफॉर्मेशन कह रही है डेवलपिंग कंट्रीज में आगे चलते टाइम पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, इसने कहा नहीं यार नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए ये गलत आंसर में चला गया। It will be very difficult for the governments of developing countries to provide the people with the decent quality of life। अब गवर्नमेंट्स के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों को डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ देना मुश्किल हो जाएगा। ये बात, ये गुणाकार भागाकार और ये नेट क्रक्स मैंने किस बात पर निकाला, मैंने इस बात पर निकाला कि यार पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अपने रिसोर्स नीचे जाएंगे। रिसोर्सेज से तो आपकी जिंदगी अच्छी होती है। अगर आज आपके पास वाटर का रिसोर्स है तभी तो आप वाटर को मल्टीपल चीजों पे इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर स्विमिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर हैविंग द पार्टी, स्प्लैश जाने के लिए, वाटर पार्क जाने के लिए, क्योंकि आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है। अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे आपकी जिंदगी कैसे एक केक वॉक या आसान हो सकती है। तो रिसोर्सेज नहीं होंगे मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जाएगा। तो ये वाली बात को डिड्यूस करना, लॉजिकली कंक्लूड करना बिल्कुल ठीक है कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन में जाएगा। हेंस कंक्लूजन 2 फॉलोज, विल मेक बी द करेक्ट चॉइस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं? प्राइम एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अर्बन इंडिया have now become avid as well as more regular viewers of television। तो प्राइमरी एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे प्राइमरी एज के हैं, दैट इज क्लास 1 to 8 क्लास के जो बच्चे हैं अर्बन एरियाज में, दे हैव नाउ बिकम एविड एज वेल एज मोर रेगुलर व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन। तो काफी ज्यादा बच्चे टीवी व्यूअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटी क्लास के बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा टीवी देखे जाते हैं, देख रहे हैं। इवन इन द हाउस होल्ड विदाउट ए टीवी, टीवी के जहां टीवी भी नहीं है वहां बच्चे लैपटॉप पे देख रहे हैं, मोबाइल फोन्स पे देख रहे हैं। एज अ रिजल्ट देयर हैज बीन अ अलार्मिंग डिक्लाइन। इस चक्कर में क्या हुआ है रिजल्ट? अलार्मिंग डिक्लाइन देखने को मिला है इन द एक्सटेंट ऑफ रीडरशिप ऑफ द न्यूज़पेपर। क्योंकि टीवी व्यूअरशिप बढ़ गई है तो इसके चलते हमने नोटिस करा कि न्यूज़पेपर रीडिंग काफी कम हो गई है। तो अब हमको निकालना है इन दोनों बात के इन एंड अराउंड ही कंक्लूजन। तो पहला कहता है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइस्ड, कि ऐसे कोई मेथड्स लाने जरूरी हैं जिनसे हम
रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर को बढ़ा पाएं, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से नॉलेज ग्रास्प होती है और न्यूज़पेपर रीडिंग कम हो रही है। तो अलार्मिंग डिक्लाइन भी बोला है, तो मतलब देयर इज अ नीड, देयर इज अ कॉल टू डू समथिंग गुड, तो ये सही जा रहा है। टीम ऑफ एक्सपर्ट्स शुड बी सेंट टू अदर कंट्रीज टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टीवी ऑन द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। इसने कहा एक काम करते हैं, टीम ऑफ एक्सपर्ट भेजते हैं दूसरी कंट्री में, बाकी के देशों में भेजते हैं। जैसे कि भेजना तो बिल्कुल केक वॉक है, भेजना हलवा तो नहीं है, पैसा लगेगा भेजने में, एक्सपर्ट्स चाहिए, एक्सपर्ट्स की भी तनख्वाह निकालनी पड़ेगी, तो एक्सपर्ट्स को भेज देते हैं चलो दूसरी कंट्री में ताकि वो जाके स्टडी कर पाए कि टीवी का इंपैक्ट क्या होता है न्यूज़पेपर पर। वो इंपैक्ट ऑलरेडी हमको दिख रहा है यहाँ पर, हमें दोबारा से जाके इंपैक्ट क्यों देखना है? हमें तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए ना, बजाय के दोबारा से स्टडी वाले एरिया पे, जबकि वो इंपैक्ट हमें अपनी खुद की कंट्री में दिख रहा है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट कंक्लूजन इन हियर। फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, विल मेक ए द करेक्ट आंसर चॉइस, जिसने कहा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन शुड बी अप्रोप्रिएट हियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट्स कहती हैं इन जापान द इंसिडेंस ऑफ स्टमक कैंसर इज वेरी हाई। तो जापान में स्टमक कैंसर के केसेस में काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला, while that of a bowel cancer is very low। जबकि जापान में बोवल कैंसर काफी लो होता है। बोवल इज लाइक योर बोल मूवमेंट्स, जैसे कि आपके जो मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, तो मस्कुलर कैंसर कम है वहां पे, स्टमक कैंसर ज्यादा है। बट जापानीज इमिग्रेट टू हवाई, जो जापानीज इमिग्रेट करते हैं टू हवाई, दिस इज रिवर्स द रेट ऑफ बोवल कैंसर इंक्रीजेस। जब वो हवाई चले जाते हैं, मतलब जब जापानीज शिफ्ट टू हवाई अनदर कंट्री, वहां पर जाके उनका रिवर्स हो जाता है, वहां पे जाके उनका बोवल कैंसर इंक्रीज हो रहा है, बट स्टमक कैंसर वहां जाके डिक्रीज हो रहा है इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो अगली जनरेशन हवाई शिफ्ट हो रही है वहां पर ऐसा हो रहा है। तो जापान में देयर इज वन प्रॉब्लम इंक्रीजिंग, अदर इज डिक्रीजिंग, एंड हवाई में वाइस वर्सा ट्रेंड है। All this is related to nutrition, or the diets of Japanese in Hawaii are different than those in Japan। इस चीज का causal factor किसको माना गया है? डाइटरी हैबिट्स को, कि डाइटरी हैबिट्स के चलते जापानीज लोगों में स्टमक कैंसर की ज्यादा प्रॉब्लम है, और डाइटरी हैबिट्स के चलते ही हवाइन पीपल में स्टमक कैंसर की कम प्रॉब्लम है। तो अब निकालना है कंक्लूजन कि सेम डाइट है हवाई में, द सेम डाइट एज इन हवाई शुड बी प्रोपोगेटेड इन जापान ऑल्सो। कर सकते हैं बिल्कुल, अगर हमें स्टमक कैंसर की प्रॉब्लम को यहाँ पर कर्टेल करना है तो सेम डाइट को हवाई, जो हवाई में डाइट लोग ले रहे हैं, उसको हमको जापान में प्रोपोगेट करना पड़ेगा ताकि स्टमक कैंसर को कंट्रोल कर सके, एंड दैट इज फेयर, दैट्स अ गुड कंक्लूजन। बाउल कैंसर इज लेस सेवियर दैन स्टमक कैंसर। अब कौन सा सेवियर है, कौन सा सेवियर नहीं है, सेवियरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी पे सवाल और प्रेमिसेस ने क्योंकि कोई चर्चा नहीं करी, तो हम भी सेवियरिटी पे डिस्कस नहीं कर सकते, दैट विल बी आउट ऑफ स्कोप। तो ये वाला ऑप्शन चला गया आपका आउट ऑफ स्कोप में। फर्स्ट वॉज अ गुड कंक्लूजन, दैट विल मेक ए द करेक्ट आंसर चॉइस, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अगले सवाल पर चलते हैं। स्टेटमेंट कहती है द गवर्नमेंट रन कंपनी हैड आस्क्ड इट्स एम्प्लॉइज टू डिक्लेयर देयर इनकम। तो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट रन कंपनीज हैं, जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को क्या बोला है? उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि अपनी इनकम को डिक्लेयर करो और अपने असेट्स का सारा ब्यौरा दो कि कितना कमा रहे हो, कितने तुम्हारे नाम पे असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। बट इट हैज बीन स्ट्रांगली रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज ये चीज नहीं करना चाह रहे हैं, रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉइज यूनियन, एंड नो एम्प्लॉय इज गोइंग टू डिक्लेयर हिज इनकम। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपनी इनकम डिक्लेयर कीजिए, और जो एम्प्लॉय यूनियन है उन्होंने इस चीज के लिए रेजिस्ट किया है स्ट्रांगली कि हम तो जी नहीं बताएंगे हमारी कितनी इनकम है। इस बात से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? पहला कंक्लूजन, एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी डू नॉट सीम टू हैव एनी एडिशनल अनडिस्क्लोज्ड इनकम बिसाइड्स देयर सैलरी।
इसने कहा कि इस कंपनी के एम्प्लॉइज के पास कोई और अनडिस्क्लोज्ड इनकम का सोर्स ही नहीं है। अगर उनकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम का सोर्स है ही नहीं, अगर ये चीज है ही नहीं, तो फिर गवर्नमेंट रन कंपनी में एम्प्लॉइज को क्यों बोला गया डिक्लेयर करो अपनी इनकम? क्योंकि सैलरी तो वही दे रहे हैं, तो उनको तो पता है हम कौन से एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहे हैं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं अपनी इनकम और अपनी एसेट्स के बारे में हमें बताओ? इसका मतलब है कुछ तो बैकएंड से भी पैसे आ रहे हैं ना, कहीं और से। तो इसीलिए ये कंक्लूजन गलत कंक्लूजन होगा, क्योंकि इसने कहा कि एम्प्लॉयज का कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता तो उनको डिक्लेयर करने के लिए बोला भी नहीं जाता। इसीलिए ये आपका फॉल्स में जाएगा। सेकंड कहता है एम्प्लॉय यूनियन वांट्स ऑल द सीनियर ऑफिसर्स टू डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट। एम्प्लॉयज चाहते हैं कि पहले सीनियर डिक्लेयर करेंगे फिर हम डिक्लेयर करेंगे। एम्प्लॉयज यहां पर सवाल के हिसाब से इतना बोला है कि एम्प्लॉयज ने मना कर दिया डिक्लेयर करने के लिए। एम्प्लॉय चाहते हैं कि सीनियर्स डिक्लेयर करें या ना करें, उसके बारे में प्रेमिसेस में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। हेंस दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं। देयरफॉर neither follows, C will be the best choice। जिसने कहा दोनों ही कंक्लूजन यहां पर बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं दिख रहे हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं? स्टेटमेंट ये कहती है कि मॉनिटरिंग हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट इन द प्लानिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कि आप जो मॉनिटरिंग करते हो, जितने भी मॉनिटरिंग करते हैं आप सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जब आप सोसाइटी के लिए कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आते हो, चाहे वो एजुकेशन प्रोग्राम हो, चाहे वो किसान आवास योजना हो, किसी भी टाइप की योजना या पॉलिसी जो आप सोसाइटी के लिए लेके आते हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, तो उसमें मॉनिटर करना उस पॉलिसी को कि सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी पार्ट बन चुका है। मॉनिटरिंग इज बिकम अ इंटीग्रल पार्ट। इट इज रिकमेंडेड इसलिए कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बी डेवलप फॉर ऑल प्रोग्राम्स। इसके लिए क्या करो, अब मॉनिटरिंग करना जरूरी है तो एक काम करते हैं, एक सॉफ्टवेयर टाइप बना देते हैं जिससे मॉनिटरिंग करना आसान हो जाए। सो सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर टाइप बोला है इसमें कि एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना देते हैं सभी प्रोग्राम्स को लेके। इससे क्या होगा, दिस इज लाइकली टू गिव अस अ फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शनरीज, कि कैसे कैसे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हमें फीडबैक मिलता रहेगा। एंड द एफिकेसी विद विच सर्विसेज आर बीइंग डिलीवर्ड। इससे हमें बेसिकली क्वालिटी चेक हम कर सकते हैं, हमें समझ में आएगा कि हम जो पॉलिसीज जनता जनार्दन के लिए लेकर आ रहे हैं वो कितनी ठीक हैं, एग्जीक्यूटिव्स और फंक्शनरीज कितने सही तरह से अपना काम कर रहे हैं, कितना सही पॉलिसीज लोगों के लिए हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चीजें पता चल जाएंगी। कंक्लूजन कहता है ऑल द सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुड बी इवैल्यूएटेड। सारे सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, यही चीज यहां पे बताई, तो दिस हैज टू बी करेक्ट। देयर इज अ नीड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की परफॉर्मेंस, वर्कर्स किस तरह से काम कर रहे हैं उसको भी तो मॉनिटर करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तभी तो यहाँ पे बोला है कि इस वाले सिस्टम से हम फंक्शनरीज का काम भी मॉनिटर कर पाएंगे। तो वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं ये भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही कंक्लूजन बिल्कुल ठीक हैं। दैट विल क्लियरली मेक डी द करेक्ट चॉइस। जिसने कहा बोथ 1 and 2 दोनों कंक्लूजन यहां पर अप्रोप्रिएट हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि ये जो टीवी प्रोग्राम्स हैं, द टीवी प्रोग्राम्स टेलीकास्ट स्पेसिफिकली फॉर विमेन आर पैक्ड विद द वैरायटी ऑफ रेसिपीज एंड हाउस होल्ड हिंट्स। तो जितने भी आपके टीवी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि आपके एकता कपूर के सीरियल्स होते हैं या कोई और भी सीरियल्स होते हैं जो प्राइम टाइम पे लेडीज देखती हैं, हाउस होल्ड होम मेकर्स देखते हैं, वो टीवी प्रोग्राम्स अगर विमेन के लिए हैं, स्पेशली अगर उनको विमेन के लिए बनाया गया है, तो उनमें कहीं ना कहीं वैरायटी ऑफ रेसिपीज भी होती हैं और हाउस होल्ड हिंट्स भी होती हैं। तो बेसिकली उनमें आपको एक तरीके से हाउस होल्ड फ्लेवर्स मिल जाएंगे सीरियल्स के अंदर ही। इन द टर्म्स ऑफ रेसिपी कह लो या अदर हाउस होल्ड हिंट्स आपको उन प्रोग्राम्स में जरूर दिख जाती है, क्योंकि वो लेडीज के लिए बने।
अ मेजर पोर्शन ऑफ मैगजीन्स फॉर विमेन ऑल्सो कंटेन्स द आइटम्स मेंशन अबव। जो मैगजीन्स आती हैं, जैसे गृह शोभा आती थी पहले मम्मीज वगैरह के लिए, तो जितनी भी ऐसी मैगजीन्स आती हैं जो विमेन के लिए बनी होती हैं, उनमें भी अक्सर हमें ऐसे वैरायटी ऑफ रेसिपीज मिल जाएंगी और हाउस होल्ड से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं जो विमेन के लिए बनी हैं। विमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। औरतों को इन किताबों और इन सीरियल्स के अलावा किसी भी चीज में दिलचस्पी है ही नहीं। दैट इज इन फैक्ट टू एक्सट्रीम एंड टू हार्श। और पैराग्राफ ने इसके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करा कि औरतों को किसी और चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो दैट इज क्लियर कट एंड एलिमिनेटर। सेकेंड कहता है एक एवरेज विमेन का प्राइमरी इंटरेस्ट जो होता है वो लाई करता है होम और स्पेसिफिकली किचन में। नाउ दिस इज गुड, ये बिल्कुल ठीक है। इसने कहा एक एवरेज विमेन, ये भी नहीं बोला सबके लिए, एक एवरेज विमेन। हालांकि मतलब एक नॉर्मल, हमने जब डेटा निकाला तो मोस्टली विमेन, एवरेज विमेन का जो अक्सर रुचि होती है, अक्सर जो इंटरेस्ट होता है वो रेसिपीज की तरफ होता है, या अपने घर को कैसे और सजा दूं, हाउस होल्ड हिंट्स की तरफ होता है। तो किचन और होम डेकोर से रिलेटेड ही अक्सर लेडीज का इंटरेस्ट होता है, ये बिल्कुल ठीक है। तभी तो बोला गया है कि सीरियल्स में भी हम लोग रेसिपी और हाउस होल्ड का सामान डाल रहे हैं, और उनकी मैगजीन में भी हाउस होल्ड से रिलेटेड चीजें और रेसिपी डाल रहे हैं, क्योंकि हमने ये सोचा उनकी इंटरेस्ट है, ऐसा उनका इंटरेस्ट है तो वो देखेंगे जरूर। तो ये वाली कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस, जिसने कहा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Now let's understand another question. The distance of 900 kilometers by road between Bombay and Jafra will be reduced to 280 kilometers by sea. तो मान के चलते हैं बॉम्बे यहां पर है और जाफरा यहां पर है, और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये 900 किलोमीटर्स का है वाया रोड। तो अगर हम ये सपोज सी लिंक खोल देते हैं तो ये डिस्टेंस 280 किलोमीटर का ही रह जाएगा वाया शिप। तो उस केस में 900 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप बॉम्बे से जाफरा जाना चाहते हैं तो आपको 280 किलोमीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा वाया शिप, वाया वाटरवेज। This will lead to saving of 7.92 crores per annum on fuel. इससे अब 280 किलोमीटर जब शिप से जाया जाएगा तो इस चक्कर में फ्यूल सेविंग भी हो जाएगी बहुत ज्यादा। फ्यूल सेविंग भी काफी बड़े अमाउंट की है, दैट इज 7.92, अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पर साल, हर साल। अब इसके चलते कंक्लूजन निकालना था, तो दूसरा तो बिल्कुल फिट बैठ गया कि फ्यूल मस्ट बी सेव टू अ ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, कि फ्यूल बहुत अच्छे एक्सटेंट तक बच रहा है बिल्कुल 7.92 करोड़ का बच रहा है हर साल। तो ये वाला बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। फर्स्ट कहता है ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर दैन रोड। इसने कहा कि सी से जाना सस्ता पड़ता है, रोड से जाना महंगा पड़ता है। रोड से जाना 900 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन रोड से जाना सस्ता पड़ता है। जब हमें रोड ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि रोड महंगा पड़ेगा और पानी से जाना सस्ता पड़ेगा। इतना बता दिया कि पानी से जाने पे फ्यूल सेव हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सी से चीपर पड़ेगा, ये इस केस में गलत कंक्लूजन होगा। हेंस बी वुड बी द बेस्ट आंसर, जो कह रहा है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगले सवाल पर चलते हैं। मैनेजर ह्यूमिलिएटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कॉलीग्स। तो मैनेजर ने ह्यूमिलिएट करा सचिन को कॉलीग्स के सामने। कॉलीग्स होते हैं जो आपके वर्क फ्रेंड्स होते हैं या वर्क लाइफ जिनके साथ आप काम कर रहे होते हो, वर्क लाइफ मेट्स होते हैं, उनको हम कॉलीग्स कहते हैं। तो उनके सामने मैनेजर ने सचिन को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया, उसको बहुत ज्यादा बुरा भला बोला, उसकी बेइज्जती करी, इंसल्ट करी। मैनेजर को सचिन पसंद नहीं है। अब एक बार ह्यूमिलेट किया है, यहां तो एक ही बार दिख रहा है, तो सिर्फ एक इंसिडेंट से ये कंक्लूजन निकाल लेना कि मैनेजर को नफरत है सचिन से, दैट इज टू एक्सट्रीम। क्योंकि अगर तो अपने पास क्वेश्चन में होता कि बार बार वो ह्यूमिलेट करता है, तो हम निकाल सकते थे कि शायद नफरत करता होगा। एक इंसिडेंट बताया गया है तो उससे ये चीज सोचना एक्सट्रीमिटी में जाएगा, देयरफॉर गलत।
सचिन पॉपुलर नहीं है ज्यादा अपने कॉलीग्स के बीच में, मतलब ज्यादा कॉलीग्स उसको जानते नहीं है, मतलब 2-3 लोग ही जानते हैं। सचिन तो बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लोग है, बंदा होगा शायद। उसके कॉलीग्स उसको, वो पॉपुलर है कि नहीं है पॉपुलर, तो सचिन की पॉपुलैरिटी के बारे में हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैनेजर ने सचिन के कॉलिग्स के सामने सचिन को इंसल्ट करा, इससे सचिन पॉपुलर था कि नहीं था, हम ये कंक्लूजन भी नहीं डिड्यूस कर सकते। हेंस दोनों कंक्लूजन गलत है। दैट विल मेक सी द करेक्ट चॉइस, जिसने कहा नाइदर 1 नॉर 2। अगले सवाल पर चलते हैं। स्टेटमेंट कहती है नेशन एक्स जो है, they have faced growing international oppositions for its decision to explode 8 nuclear weapons at its test site। तो यहां पर ये टेस्टिंग कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, किसी देश पे नहीं छोड़ रहे हैं, टेस्टिंग साइट पर उनका प्लान है कि वो 8 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्सप्लोड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। डिसीजन टू एक्सप्लोड 8 न्यूक्लियर वेपन्स एट इट्स टेस्टिंग साइट। नेशन एक्स को इस चक्कर में इंटरनेशनल ऑपोजिशन फेस करना पड़ा। ये सारा डिसीजन नेशन एक्स का है और इस डिसीजन के चलते उनको इंटरनेशनल लेवल पर ऑपोजिशन फेस करना पड़ा। बाकी के कंट्रीज ने उनके इस डिसीजन को अपोज किया। अब इस बात के चलते क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? पहला कंक्लूजन कहता है कि सिटीजन्स ऑफ द नेशन फेवर्ड द डिसीजन, कि सिटीजन्स ऑफ द नेशन जो थे उन्होंने फेवर किया इस डिसीजन का। मतलब नेशन एक्स के लोगों ने, जनता जनार्दन ने कहा हाँ ठीक है, बम फोड़ो, 8 बम फोड़ दो, 10 फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिटीजन्स ने अप्रूव किया कि नहीं किया ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो डिसीजन होते हैं ये गवर्नमेंट लेती है। तो सिटीजन्स ने इस बात को फेवर किया कि नहीं किया, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, इसीलिए ये कंक्लूजन निकालना गलत होगा। सेकंड कहता है सम पावरफुल कंट्रीज डू नॉट वांट अदर नेशंस टू बिकम एज पावरफुल एज दे आर। कुछ पावरफुल कंट्रीज ये नहीं चाहती हैं कि बाकी के नेशंस भी उनके जितने पावरफुल हो जाएं, उतने ज्यादा पावरफुल बन जाएं। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सम के लिए बोला है सिर्फ, कि बाकी के सारे इंटरनेशनल एरिया से ऑपोजिशन आ रहा है। तो कुछ लोग हो सकता है एनवायरमेंटल की चेंजेस की वजह से मना कर रहे हो, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से मना कर रहे हो, बट कुछ कुछ हो सकता है आउट ऑफ जेलसी मना कर रहे हो। कुछ कुछ के चांसेस हैं। कुछ कुछ कंट्रीज नहीं चाहती कि बाकी के कंट्रीज भी हमारे जितने पावरफुल बन जाए, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन आ जाए। तो ये वाला कंक्लूजन हम समवॉट निकाल सकते हैं। So therefore B would be a better call, जो कहता है only conclusion 2 follows, और फर्स्ट यहां पर इनकरेक्ट में जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट कहती है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हैज मूव्ड इंडिया फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी इन मेटल। तो आपको पता होगा एल्यूमिनियम एक काइंड ऑफ मेटल है जो आपका फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो इट्स अ वेरी रिसोर्सफुल मेटल। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली स्टील इंडस्ट्रीज में। तो हमारी जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है उसने क्या कमाल दिखाया है वो जान लेते हैं इंडिया की। उसने इंडिया को एक शॉर्टेज की पोजीशन से सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर की स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया है। एल्यूमिनियम के टर्म्स पे इतना बढ़िया कर दिया कि एक टाइम पे शॉर्टेज ऑफ एल्यूमिनियम होता था, लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने उस पोजीशन को शॉर्टेज से एक लेवल तक ऊपर ले गए हैं और अब सेल्फ सफिशिएंट पे आ चुके हैं। हो सकता है शॉर्टेज थी तो पहले इंपोर्ट करते हो, वही बात है जो मैंने बोला कि शॉर्टेज, अगर किसी चीज की तुम्हारे पास शॉर्टेज है, उस टाइम पे अपने पास शॉर्टेज थी, तो शॉर्टेज थी तो डिमांड को पूरा करने के लिए अगर आपके पास शॉर्ट है, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई में शॉर्टेज है, सप्लाई में शॉर्टेज है, तो क्या करोगे? इंपोर्ट ही करोगे एल्यूमिनियम। वही बात यहां बताई कि इससे पहले जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट लेवल पर नहीं आए थे तब तक इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था एल्यूमिनियम। बिल्कुल ठीक। इस स्पीड से ही अगर हम चले, इट कैन सून बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ऑल्सो। बिल्कुल,
ये कंक्लूजन निकालना भी ठीक है कि यार एक पॉइंट पे हम शॉर्टेज में थे और आज हम सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट पे आ गए, तो और अगर अच्छा फ्यूचर सोचा जाए तो ऐसा भी आ सकता है कि हम फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो ये कंक्लूजन निकालना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके लिए प्रेमिसेस हमें दिख रहे हैं। तो इसके लिए दोनों क्योंकि ठीक हैं, बोथ कंक्लूजन विल फॉलो, विल मेक डी द करेक्ट आंसर चॉइस। क्योंकि ये क्लियरली बोल रहा है कि पहले हम थे शॉर्टेज पे, फिर हमने डेवलप किया, अब हम बन गए सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। और इसी तरह से अगर हम तरक्की करते जाएंगे तो फ्यूचर में मे बी ऐसा भी दिन आ जाए कि हम एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करने लगे। अब एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करेंगे तो बदले में फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हम लोग बन जाएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। जेड प्लांट, जेड एक प्लांट होता है, प्लांट का वेरिएंट है जेड प्लांट। जेड प्लांट की क्वालिटी क्या बताइए? जेड प्लांट में थिक लीव्स होती हैं और इट रिक्वायर्स लिटिल वाटर। दो क्वालिटी है, थिक लीव्स होती हैं इसकी और पानी इसको कम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो ये सेकंड इसका पॉइंटर बता दिया। ऑल प्लांट्स जिनकी थिक लीव्स होती हैं उन सभी को कम पानी चाहिए होता है। हमें जेड प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, बाकी के सारे पौधे घास फूस जिन जिन की मोटी मोटी ब्रॉड ब्रॉड लीफ हैं उनको भी जेड की तरह कम पानी चाहिए होगा। नो इंफॉर्मेशन वाज गिवन, और क्योंकि इस बात पे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। सेकंड कहता है jade plants may be grown in the places where water is not in abundance। jade plant को उन एरिया में हम ग्रो कर सकते हैं जहां पर वाटर लेवल्स कम है, वहां पर भी हम जेड को ग्रो आराम से कर पाएंगे। क्यों बोला मैंने ये बात? ये बिल्कुल ठीक कंक्लूजन है। क्यों बोला आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि यार मैम हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि जेड को कम पानी की जरूरत होती है, तो जिन एरियाज में पानी की कमी है जैसे कि राजस्थान या बाकी के डेजर्ट रीजन्स, वहां पर भी हम जेड को ग्रो कर पाएंगे क्योंकि उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है, दैट विल मेक सेकंड बी करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट कहती है यूज क्राफ्ट कलर्स, क्राफ्ट इज अ ब्रांड, तो ये बोला गया, एडवर्टाइजमेंट कहता है कि क्राफ्ट कलर्स का इस्तेमाल कीजिए। दे एड कलर्स टू आवर लाइफ, क्राफ्ट कलर्स को इस्तेमाल करो और दे विल मेक योर लाइफ कलरफुल। तो क्राफ्ट कलर्स विल मेक योर लाइफ कलरफुल, ये एक एडवर्टाइजमेंट में लिखा था। अब इस एडवर्टाइजमेंट से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? कैची स्लोगन्स डू नॉट अट्रैक्ट पीपल, कैची स्लोगन से लोग अट्रैक्ट नहीं होते। अगर कैची स्लोगन से लोग अट्रैक्ट ना होते तो ये क्यों बोलता कि लाइफ को रंग बिरंगी बना लो, लाइफ को रंगीली बना लो। लाइफ को रंगीली बनाना इज अ कैची स्लोगन, और ये एडवर्टाइजमेंट इन्होंने इसलिए सोच समझ के डाला होगा कि शायद लोग प्रभावित होंगे, तभी तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने सोचा होगा कि ये ऐड डालते हैं। तो कैची स्लोगन से लोग और जनता खिंची नहीं चली आती, ये क्लियरली फॉल्स है एज पर द पैसेज। पीपल लाइक डार्क कलर्स, लोगों को डार्क कलर्स पसंद है। हमें ये भी नहीं पता, लोगों की प्रेफरेंस हमें नहीं दिख रही, हमें इतना पता है लोग शायद रंग बिरंगी जिंदगी से खिंचे चले आएंगे। ऑलरेडी लोग डार्क में जी रहे हैं या लाइट में जी रहे हैं, मोनोक्रोम में जी रहे हैं, पॉलीक्रोम में जी रहे हैं, वो हमें नहीं पता। लोगों की प्रेफरेंस डिस्कस नहीं की गई। पीपल्स प्रेफरेंस नॉट डिस्कस्ड इन द मेन क्वेश्चन, इसीलिए दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं। दैट विल मेक सी द करेक्ट आंसर चॉइस। जिसने कहा दोनों कंक्लूजन यहां पे फिट नहीं हो रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट कहती है ऑल दोज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वर रिलीज्ड ऑन बेल, जिनको बेल पे छोड़ा गया, जो पॉलिटिशियंस और प्रिजनर्स हैं जिनको बेल पे छोड़ा गया, हु हैड गॉन टू जेल फॉर द रीजंस अदर दैन पॉलिटिकल धरनास। ठीक है, तो जो लोग पॉलिटिकल धरना के अलावा किसी और रीजन से जेल गए थे उनको बेल पर छोड़ दिया गया। बेल वॉज नॉट ग्रांटेड टू द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन मर्डर्स, तो जो जो मर्डर में इन्वॉल्व थे उनको हमने बेल नहीं ग्रांट की, जो जो मर्डर में इन्वॉल्व थे। बाकी के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बेल पर छोड़ दिया गया, हु हैड गॉन टू जेल फॉर द रीजंस अदर देन पॉलिटिकल धरनास। तो पॉलिटिकल धरनास के अलावा कोई अदर रीजंस जो भी थे, अदर रीजंस जो भी थे उनको हमने बेल पर रिलीज कर दिया गया है। कंक्लूजन,
नो पॉलिटिकल प्रिजनर हैड कमिटेड मर्डर, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर ने मर्डर नहीं कमिट करा। पैराग्राफ ने तो बोला है ना उन्होंने मर्डर करा, तभी तो बोला है कि पॉलिटिकल प्रिजनर को बेल ग्रांट नहीं करी जो जो मर्डर में इन्वॉल्व थे। तो ये पर्संस में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और इसने कहा पॉलिटिकल प्रिजनर मर्डर नहीं करते हैं, तो गलत, फॉल्स एज पर द क्वेश्चन। सम पॉलिटिशियंस वर नॉट अरेस्टेड, कुछ पॉलिटिशियंस को अरेस्ट ही नहीं किया गया। बात चल रही है किसको बेल पे छोड़ा गया किसको नहीं छोड़ा गया, कुछ कुछ को अरेस्ट ही नहीं किया गया, तो अरेस्ट स्टेज को डिस्कस नहीं किया पैसेज के अंदर, बाद में बेल को डिस्कस किया, अरेस्ट स्टेज को डिस्कस ही नहीं करा, इसलिए ये दोनों कंक्लूजन स्पॉट करना गलत होगा। दैट विल मेक सी द करेक्ट आंसर, जो कह रहा है नाइदर वन नॉर टू। अगले सवाल पर चलते हैं। मॉडर्न मैन इन्फ्लुएंसेस हिज डेस्टिनी बाय द चॉइस ही मेक्स अनलाइक इन द पास्ट, कि आजकल का इंसान, जो आजकल का मॉडर्न मैन है, वो इन्फ्लुएंस करता है अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी वो खुद लिखता है, अपनी तकदीर वो खुद शेप अप करता है बाय द चॉइस ही मेक्स। जो भी लाइफ में आज आप अपनी चॉइसेस लेते हो, अपनी करंट लाइफ में जो भी चॉइसेस आप सेलेक्ट कर रहे हो, उससे आप अपनी तकदीर लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर आज आप एक अच्छा लॉ एंट्रेंस टेस्ट दोगे, जी जान से मेहनत लगा के पढ़ाई करोगे, फुल ऑन अपने एफर्ट्स डालोगे, तो आप अपनी तकदीर लिख रहे हो, आप अपना फ्यूचर लिख रहे हो, आप अपना अच्छा ब्राइट फ्यूचर लिख रहे हो। तो अनलाइक इन द पास्ट मतलब कि अर्ली मैन के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी। इसीलिए नहीं कर पाए वो लोग, शायद अर्ली मैन में ये कैपेबिलिटी नहीं थी, यही कहना चाहता है। आजकल का आदमी खुद इन्फ्लुएंस करता है, अपनी तकदीर खुद लिखता है अपने चॉइसेस के साथ। अनलाइक द पास्ट का मतलब है पास्ट में ऐसा इंसान नहीं कर पा रहा था। कंक्लूजन, अर्लियर देयर वर फ्यूअर ऑप्शंस अवेलेबल टू मैन, पहले ऑप्शंस कम अवेलेबल थे, ये बोल दिया। मतलब इंसान पे बात डालने की जगह ऑप्शंस पे बात डाल दी, चुनौतियों पे या अपॉर्चुनिटीज पे बात डाल दी, क्योंकि पहले के आदमी के पास अपॉर्चुनिटीज ही कम होती थी। आजकल के मॉडर्न इंसान अपना डेस्टिनी खुद लिख सकता है अपने चॉइसेस से, लेकिन कह रहा है पहले वाले के पास अपॉर्चुनिटीज कम होती थी। तो अपॉर्चुनिटीज पहले कम थी या ज्यादा थी, ये यहां पर डिस्कस नहीं हुआ, इसीलिए ये अनरिलेटेड में जाएगा। There was no desire in the past to influence the destiny, बिल्कुल ये कर सकते हैं कि पहले वाले आदमी के पास उतनी डिजायर ही नहीं थी, पास्ट के आदमी के पास, पुराने आदमी के पास, अर्ली मैन के पास इतनी डिजायर ही नहीं थी कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। बिल्कुल आजकल के आदमी के अंदर ये तकदीर लिखने का, इन्फ्लुएंस करने का पूरा पूरा मौका भी है और जज्बा भी है, कहते हैं ना कंटेंट भी और इंटेंट भी है। तो पहले के आदमी के पास डिजायर ही नहीं थी शायद कि हम चेंज कर पाए, और आजकल के लोगों में ये टेम्परामेंट और ये जील है। तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहां पर। दैट विल मेक ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट इज बी। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट में जाएगा एंड सेकेंड आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन में जाएगा। So this was all for today's statement and conclusion that we have studied. इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है to every time to spot your conclusion in the statement, always thoroughly check your premises, that is your statement, thoroughly check your premises or the statement given in the question. Always remember that your conclusions must follow your premises और द स्टेटमेंट। अगर आपका ऐसा कोई कंक्लूजन आप स्पॉट कर रहे हो जो काफी वाइड है, काफी आउट ऑफ स्कोप है, काफी अनरिलेटेड है, काफी दूर का कंक्लूजन दे रहा है जिसके बारे में प्रेमिसेस में कोई हिंट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो वो आपका इनकरेक्ट कंक्लूजन में जाएगा। तो इन स्ट्रैटेजीज का खास ध्यान रखें, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है, तभी ये टॉपिक आपका और अच्छा हो पाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपने काफी ओलेट एग्जाम्स में देखे होंगे, तो अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।